हेलो नमस्कार साथियों। हम जानेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रश्न और उनके आंसर और उनका समाधान महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ 15 से 20 दिसंबर तक। 15 से 20 दिसंबर तक। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें ऑप्शन है, ये योगेश सिंह, बी विजयवीर सिद्धू, सी ओम प्रकाश, डी सौरभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है ए योगेश सिंह। योगेश सिंह के बारे में जानते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। मंगोलियाई निशानेबाज ने इसी स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वहीं कजाकिस्तान के निकिता चिरयुकिन ने 568 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया को देखते हम। ये इंडोनेशिया का लोकेशन है। इंडोनेशिया ये बोर्नियो द्वीप है। ये भूमध्य रेखा है। ये सुलावेसी द्वीप है जो कि भूमध्य रेखा से नीचे है। ये मैदन द्वीप है। ये जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर जकार्ता राजधानी है। यहाँ पे देख लेते हैं। इंडोनेशिया की सीमा मलेशिया से स्थलीय सीमा लगती है इंडोनेशिया की। तिमोर लिस्ते से लगती है। इंडोनेशिया नक्शा है। ये बाली द्वीप है। मदुरा, ये तिमोर, ये ईस्ट तिमोर, ये सिंगापुर, ये ब्रुनई। ब्रुनई छोटा सा देश है ब्रुनई। इसकी राजधानी बंदर शेरी बागवान। मलेशिया कुआलालंपुर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? ये इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन आर्मी, डी इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका सही उत्तर है सी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इकोसिस्टम संभव ऐप को लॉन्च किया है। देखते भारतीय सेना ने चलते फिरते तुरंत कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 14 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है डी 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है।
यह दिवस 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम राष्ट्र की सेवा में इन सर्विस ऑफ द नेशन है। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है सी बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों से होकर राव बीकाजी की टेकरी पर समाप्त हुई। राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में होता है। नागौर मेला, नागौर, पुष्कर मेला, पुष्कर जैसे मेलों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है, इसे जानेंगे। यहाँ जानेंगे पाकिस्तान से राजस्थान किन जिलों की सीमा लगती है। उसमें है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जबकि अन्य जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। और राजस्थान की राज्य से सीमा गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी राजस्थान की सीमा लगती है। पंजाब से 2 जिले लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद जानेंगे यूपी से भी 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। तो आगे जानेंगे। अगला है 5वां प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ए ग्वालियर घराना, बी पटियाला घराना, सी किराना घराना, डी रामपुर घराना। तो इसका सही उत्तर है सी किराना घराना। प्रभा अत्रे किराना घराने से थी। हम जानते प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी थी। वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ग्वालियर घराने की कुछ विभूतियों जानेंगे। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, शंकर पंडित, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन, ये सभी ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। अगला है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए एर्लिंग हॉलैंड, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन एम्बापे, डी पेप गार्डियोला। तो इसका सही उत्तर है बी लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना का सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। पिछले 4 साल में तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ये याद रखेंगे, एटाना बोनमती, ये स्पेन और बार्सिलोना की है, दोनों तरफ से खेलते। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार
एटेना बोनमती को मिला है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? ए खंडेरी, बी चीता, सी करंज, डी बेला। तो इसका सही उत्तर है बी चीता। चीता को सेवा मुक्त कर दिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। डी कमीशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और 3 जहाजों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डी कमीशनिंग पेरेंट्स को आखिरी बार उतारा गया। चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के किडनिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था। इन जहाजों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। चीता को सेवा मुक्त कर दिया है और गुलदार और कुंभीर को भी। अगला प्रश्न है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ये मलेशिया, बी अर्जेंटीना, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी अर्जेंटीना। इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा बाई एनर्जेटिका एसोसिएटेड डेल एस्टाडो (एमएनएसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ये ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अर्जेंटीना का नक्शा है। जो पंपास है वो घास के मैदान, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये वाली एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी, पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की। पैटागोनिया का पठार एंडीज में ही है, तो अर्जेंटीना में ही है पैटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना की सीमा चिली, उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया और चिली से लगती है। अर्जेंटीना की सीमा जो पंपास है वो घास के मैदान है। पैटागोनिया पठार भी अर्जेंटीना में ही है। और एंडीज पर्वतमाला का अधिकांश हिस्सा अर्जेंटीना में ही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ये सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस, दी जूरी ड्यूटी। तो इसका सही उत्तर है ए सक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया। रोड रेज ड्रामा बीफ ने तरफ से लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कलकन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला है समुद्री अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी वियतनाम, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए थाईलैंड। थाईलैंड और भारत की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास अयुत्थाया आयोजित किया जाता है। हाल ही भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय तोपक्षी समुद्री अभ्यास है अयुत्थाया का आयोजन किया गया। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज
पुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया है। ये थाईलैंड का नक्शा है। थाईलैंड की सीमा लाओस से लगती है, कंबोडिया से लगती है थाईलैंड की सीमा। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया से लगती है, म्यांमार से लगती है, क्योंकि थाईलैंड की सीमा वियतनाम से नहीं लगती है। अंडमान सागर से लगती है थाईलैंड की सीमा, गल्फ ऑफ थाईलैंड से, और लाओस से भी लगती है, म्यांमार से भी लगेगी, पर वियतनाम से थाईलैंड की सीमा नहीं लगेगी, याद रखें। जबकि जलीय सीमा थाईलैंड की वियतनाम से लग सकती है। अगला देखेंगे, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, बी गुकेश डी, सी विदित गुजराती, डी पेंटाला हरिकृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ए रमेश बाबू प्रज्ञानंद। भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंगलेरेन को हरा दिया है। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए। वह लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पछाड़कर भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगला है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। तो उसका सही उत्तर है सी चौथी। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी की है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों को शामिल किया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान 9वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता का आकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया है। अगला है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? ए अमित शाह, बी रघुराम राजन, सी रंजन गोगोई, डी रतन टाटा। तो इसका सही उत्तर है सी रंजन गोगोई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम निर्णय लिया था। 3 अक्टूबर 2008 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने थे रंजन गोगोई जी। 19 मार्च 2020 को राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए काठमांडू, बी कोलंबो, सी नई दिल्ली, डी ढाका। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इस 2 दिवसीय 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी को किया गया। खम्बो लामा शमागिन गोम्बोजोग के अनुरोध पर साल 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक में भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होना बताया गया। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पद अवधि का वर्णन है।
अगला है एशिया के सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतिनिधि और 5000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे हैं, जो एयरोस्पेस इंजीनियर, एयरलाइंस, हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। अगला है विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। सॉरी, इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR के लिए अपना एक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करने जा रहा है। C4IR तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा और भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन होगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और WEF के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। WEF के बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना क्लॉसॉफ की जनवरी 1971 में, वर्तमान अध्यक्ष बोर्गे बेंडिंग। WEF के द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखेंगे। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? ये यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी गंडक नदी, डी सरयू नदी। तो इसका सही उत्तर है डी सरयू नदी। सरयू नदी को ही घाघरा नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी भी सरयू नदी को ही कहते हैं। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी UPNEDA द्वारा तैयार की गई। इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। अब इसमें घाघरा नदी या सरयू की देख लेते हैं। ये घाघरा नदी है जो शारदा नदी से मिलकर बनी है। फैजाबाद यहीं पर, तो फैजाबाद है यहीं पर अयोध्या है, इसे ये अयोध्या कहते हैं वर्तमान। और ये गंगा से बलिया के पास मिल जाती है। ये गंगा नदी है, ये गोमती रिवर है। तो ये गंगा और यमुना के बीच की ये जमीन है जो खालिस्तान है, इसे दोआब कहते हैं। ये गंगा और गोमती के बीच का दोआब है, जबकि ये गोमती और घाघरा के बीच का दोआब है। दोआब उसे कहते हैं जो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। अगला प्रश्न है अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की सीरीज किसने लॉन्च की है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी योगी आदित्यनाथ। सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मार्ट डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को PM मोदी के हाथों संपन्न होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए बिहार,
बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया। याद रखेंगे, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। और यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। यह आंध्र प्रदेश का नक्शा है, जो कि कर्नाटक, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि अब इसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है, जो कि 2 जून 2014 से पहले लगती थी। आंध्र प्रदेश सीमा 2 जून 2014 से पहले महाराष्ट्र से लगती थी, जो कि अब नहीं लगती है। अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? ए 102 करोड़, बी 202 करोड़, सी 302 करोड़, डी 402 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए 102 करोड़। सॉरी, सी 302 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के बिंगिजम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। इसे स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। याद रखें, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये योजना चालू हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। याद रखेंगे कि इसमें आवेदक जो होगा वो छत्तीसगढ़ का निवासी ही होना चाहिए। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? ए पुणे, बी औरंगाबाद, सी नासिक, डी सोलापुर। तो इसका सही उत्तर है डी सोलापुर से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत की है। सोलापुर में शुरुआत हुई। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी शक्तिकांत दास। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई गवर्नर, ये दोनों पूर्व गवर्नर रहे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। याद रखेंगे, संवैधानिक है।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें अध्यक्ष हैं, जबकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए बहरीनी दिनार, बी कुवैती दिनार, सी यूरो, डी यूएस डॉलर। तो इसका सही उत्तर है बी कुवैती दिनार। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर और यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र लेता है, ना कि वर्ल्ड बैंक। जो संयुक्त राष्ट्र है वो वर्तमान में 180 मुद्राओं लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। अब जानेंगे वन लाइनर्स क्वेश्चन। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन होंगी? वो होंगी सू रेडफर्न। दूसरा, टी20 इंटरनेशनल सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो वो है रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रियर एडमिरल शांतनु झा। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया? तो है अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा। पांचवा, आईआईटी मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? तो अल्टेयर। अगला है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो यह दीप्ति शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह स्विट्जरलैंड। अगला है, भारतीय नौसेना नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या है? तो है राष्ट्र की सेवा में इन सर्विस ऑफ द नेशन। 2024 का थीम है। अगला है, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो है बनेंदु हसरंगा। किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह ऋतु गोस्वामी। टी20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।